तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसने इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, सोशल मीडिया पर और शायद कई डिनर टेबल्स पर भी एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। ये टॉपिक है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियम। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग, बल्कि मैं कहूंगी कि एक दूसरे से एकदम उलट पहलू दिखा रहे हैं। हाँ, एकदम ऑपोजिट नैरेटिव है। आज हमारा मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम असल में हैं क्या, इन्हें लाने की नौबत क्यों आई और इन पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ये नियम एक तरफा है, एक खास वर्ग को टारगेट करते हैं और इनका जमकर गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, और वही दूसरी तरफ दलील है कि ये दशकों से चले आ रहे सिस्टमैटिक भेदभाव को रोकने के लिए एक बेहद जरूरी, शायद एक देर से उठाया गया कदम है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ये यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है क्या? देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसे संसद के एक एक्ट के जरिए बनाया गया था। हाँ, 1956 में। हाँ। इसका मेन काम है भारत में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना और उन्हें ग्रांट्स यानी पैसा देना। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत तो 1945 में सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुई थी। हाँ, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। और आज देखिए ये देश की लगभग हर यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है। सही, लेकिन सवाल यह है कि इन नए इतने सख्त नियमों की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? इसकी जड़ें हाल के कुछ सालों की बहुत ही दुखद घटनाओं में है। 2016 में रोहित वेमुला का मामला और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या का मामला। एग्जैक्टली। इन दोनों घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होने वाले जाति आधारित भेदभाव को मतलब नेशनल हेडलाइन बना दिया। ये वो मामले थे जिन्होंने एक ऐसी बातचीत शुरू की जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सोर्सेस बताते हैं, इन्हीं घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पे सख्ती दिखाई। अच्छा। 2019 से कोर्ट ने यूजीसी को लगातार कहा कि वो इस भेदभाव को रोकने के लिए ठोस और असरदार नियम बनाए। तो ये जो नए नियम 15 जनवरी 2026 से लागू हुए हैं, ये उसी लंबे प्रोसेस का नतीजा है। हाँ। तो अब जरा इन नियमों की बनावट को समझते हैं। इसमें है क्या? इसकी बनावट एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम जैसी है, मतलब कई परतें हैं। ओके। पहला लेवल है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना होगा। ठीक है। ये सेंटर अपने आप में कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये एक इक्विटी कमिटी बनाएगी जो असल में शिकायतों पर एक्शन लेगी। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है टाइमलाइन। हाँ, वो टाइमलाइन वाला हिस्सा तो कमाल है। मुझे तो वो काफी चौंकाने वाला लगा। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर पहली सुनवाई करनी होगी। सिर्फ 24 घंटे? फिर 15 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच खत्म करनी होगी और उसके अगले 7 दिनों में एक्शन लेना होगा। मतलब कुल मिलाकर 1 महीने से भी कम का वक्त। ये तो सरकारी कामकाज के हिसाब से लाइटनिंग फास्ट है। बिल्कुल। और अगर किसी को लगता है कि कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो एक ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल के पास भी जा सकता है। मतलब एक और लेवल की जांच है। हाँ, रिपोर्टिंग का भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। ईओसी हर 6 महीने में यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट देगा और यूनिवर्सिटी साल में एक बार यूजीसी को। और अगर कोई संस्थान इन नियमों को लागू करने में आनाकानी करे तो सजा का प्रावधान भी बहुत सख्त है। उनके ऑनलाइन कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स और यहाँ तक कि सरकारी ग्रांट्स भी रोकी या रद्द की जा सकती हैं। सुनने में तो ये पूरा सिस्टम काफी मजबूत, वेल प्लान्ड और एयरटाइट लगता है। लगता तो है। टाइमलाइन तय है, जिम्मेदारी तय है, सजा तय है। अगर सब कुछ इतना साफ है तो फिर इस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? जरूर इसमें कोई पेंच होगा। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। चलिए उन तर्कों को देखते हैं जो इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सबसे बड़ी और सबसे मुखर शिकायत ही है कि ये नियम एक तरफा है। एक तरफा? हाँ। आलोचकों का कहना है कि ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को तो प्रोटेक्ट करते हैं, जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता जैसे कई आधारों पर, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। अच्छा। इसे कुछ सोर्सेज में ऐसे पेश किया जा रहा है कि लगभग 90% छात्रों को बचाने के लिए बाकी 10% को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा डर है इन नियमों के गलत इस्तेमाल का। बिल्कुल। एक सोर्स में एक बहुत सीधा सा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए क्लास में एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट टॉपर है। ठीक है। कोई दूसरा स्टूडेंट जो शायद उससे जलता हो,
उस पर जातिगत टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगा सकता है। अब यहाँ मुश्किल ये है कि इस तरह के आरोप जो अक्सर कही सुनी बातों पर आधारित होते हैं, उनका सबूत देना या उन्हें खारिज करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। सही कहा। और तर्क ये दिया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में किसी ठोस सबूत की शर्त नहीं है, जैसे कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, शिकायतकर्ता कह सकता है कि उसे हॉस्टल में या कैंटीन में रोज जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। अब इसे साबित कैसे किया जाएगा? ये तो मुश्किल है। इसी वजह से ये डर जताया जा रहा है कि ये किसी की एकेडमिक जिंदगी या करियर बर्बाद करने का एक आसान हथियार बन सकता है। लेकिन इस तर्क में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जलन के कारण लगाए गए झूठे आरोप और जातिगत भेदभाव के असली आरोप में फर्क करना इतना मुश्किल है? मतलब क्या कमेटी की जांच प्रक्रिया? हाँ, क्या सोर्सेज में कमेटी की जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ बताया गया है कि वो कैसे तय करेगी कि कौन सी शिकायत सच्ची है और कौन सी झूठी? इस पर सोर्सेज में ज्यादा स्पष्टता नहीं है और शायद यही चिंता की एक बड़ी वजह है। अच्छा। प्रक्रिया की इसी अस्पष्टता के कारण कहा जा रहा है कि यह सिस्टम स्वाभाविक रूप से शिकायतकर्ता के पक्ष में झुका हुआ है और जिस पर आरोप लगा है वो बिना किसी ठोस सबूत के भी दोषी मान लिया जा सकता है। ये गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाली स्थिति का डर है। एग्जैक्टली। और इस बहस में एक तीसरा राजनीतिक एंगल भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति का। एक सोर्स इसे सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति कहता है। इसके पीछे सोच ये है कि सामान्य वर्ग एक संगठित वोट बैंक की तरह काम नहीं करता। इसलिए राजनीतिक दलों को लगता है कि उनके हितों की अनदेखी करने से कोई चुनावी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, और इसकी तुलना ऐतिहासिक शाहबानो केस से भी की गई है, 1985 वाले केस से। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला दिया था, लेकिन तब की सरकार ने वोट बैंक के दबाव में आके संसद में कानून पास करके उस फैसले को ही पलट दिया था। तो यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि जैसे उस वक्त एक समुदाय को खुश करने के लिए कदम उठाया गया, वैसे ही आज 90% वाले वोट बैंक को साधने के लिए 10% के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, है ना, कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? हाँ, एक सोर्स इस पर दो संभावनाएं जताता है। पहली, कि सरकार को इतने बड़े बदलाव की भनक ही नहीं लगी और यूजीसी ने इसे अपने स्तर पर कर दिया, जो सरकार की एक बड़ी नाकामी होगी। बिल्कुल। या दूसरी संभावना कि सरकार को सब पता था और उसने जानबूझकर इसे होने दिया। इसके लिए कोई उदाहरण भी दिया गया है? हाँ, 2018 के SC/ST एक्ट का उदाहरण दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट के कुछ प्रावधानों को हल्का किया था, तो सरकार ने कुछ ही महीनों में संसद में बिल लाकर उस फैसले को पलट दिया था। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर सरकार तब इतनी तेजी से दखल दे सकती थी, तो इस मामले में वो चुप क्यों है? सही। तो कुल मिलाकर विरोध करने वालों का नैरेटिव ये है कि ये एक खतरनाक और एक तरफा कानून है जिसे बिना सोचे समझे राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है और जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे आरोपों के सामने बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इन तर्कों को सिरे से खारिज करता है। हाँ, और वो पहलू उतना ही मजबूत और डेटा पर आधारित है। अच्छा। जो सोर्सेज इन नियमों का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि ये नियम न सिर्फ जरूरी है बल्कि इन्हें लाने में बहुत देर हो चुकी है। और वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक सोर्स दिसंबर 2025 में संसद में पेश की गई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देता है। ओके। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के मामले कम होने की बजाय असल में बढ़े हैं। एक मिनट, ये बात तो पूरी बहस का रुख ही बदल देती है। बिल्कुल। मतलब ये नियम किसी काल्पनिक डर पर नहीं बल्कि असल में बढ़ रही घटनाओं के आधार पर बनाए गए हैं। एग्जैक्टली। एक और सोर्स तो कॉन्क्रीट आंकड़ा भी देता है। उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में इस तरह की शिकायतों में 118.4% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 118%? हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो ये नियम एक जरूरत है, कोई ज्यादती नहीं। ये उस बीमारी का इलाज है जो लगातार फैल रही है। और इस पक्ष के पास एक तरफा होने के आरोप का क्या जवाब है? उनके पास एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। बताइए। हर संस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के लिए एक विमेन सेल या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है। हाँ, होती है। कोई पुरुष ये कहकर उसका विरोध नहीं करता कि इसमें पुरुषों के लिए प्रावधान क्यों नहीं है या कोई महिला इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। सही बात है। हम सब समझते हैं कि हमारी सामाजिक ढांचे की वजह से महिलाएं एक खास तरह की हिंसा और असुरक्षा का सामना करती हैं, इसलिए उन्हें एक खास तरह के सुरक्षा कवच की जरूरत है। मतलब ये समानता, इक्वालिटी और समता, इक्विटी के बीच का फर्क है। बिल्कुल, ये क्लासिक इक्विटी बनाम इक्वालिटी की बहस है।
इक्वालिटी यानी समानता का मतलब है सबको एक ही साइज के जूते देना। चाहे किसी का पैर छोटा हो या बड़ा। और इक्विटी यानी समता का मतलब है हर किसी को उसके पैर के नाप का जूता देना। इन नियमों के समर्थक कह रहे हैं कि ये नियम इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित हैं। कि ये उन समुदायों को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं जिन्हें ऐतिहासिक और आज भी एक खास किस्म के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो ये सवाल पूछते हैं कि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति आधारित भेदभाव कैसे हो सकता है। उसकी जाति की वजह से उसे कोई सिस्टम से बाहर नहीं करता। और दुरुपयोग वाले तर्क का भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो वाकई बहुत जरूरी नुक्ता है। उनका कहना है कि दुनिया का ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा यूएपीए हो या दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े कानून। लेकिन क्या हम दुरुपयोग के डर से जरूरी कानून बनाना ही बंद कर दें? बिल्कुल यही सवाल है। और इसी से जुड़ी एक और हैरान करने वाली जानकारी एक सोर्स से मिलती है। वो क्या? 2012 के नियमों में एक क्लॉज हुआ करता था जो दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान करता था। तो उसे हटा क्यों दिया गया? वो तो दुरुपयोग रोकने के लिए अच्छा था। यही तो पेंच है। उसे इसलिए हटाया गया क्योंकि जांच में ये पाया गया कि इस क्लॉज का इस्तेमाल असल पीड़ितों को डराने और उनकी सच्ची शिकायतों को झूठा बताकर खारिज करने के लिए किया जा रहा था। क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया टूल खुद ही अन्याय का हथियार बन गया था। वाह, ये तो पूरी कहानी में एक नया मोड़ है। मतलब जिस चीज को आज एक कमी की तरह देखा जा रहा है, उसे एक पुरानी कमी को दूर करने के लिए हटाया गया था। सही समझे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पक्ष भी इन नियमों की आलोचना करता है। अच्छा, लेकिन वो क्यों? बिल्कुल अलग कारणों से। इनका मानना है कि ये नियम उतने सख्त हैं ही नहीं जितने होने चाहिए। मतलब ये काफी नहीं है? हाँ, जिसे नियमों के मुताबिक इक्विटी कमेटी का अध्यक्ष उस संस्थान का प्रमुख होगा, यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। ठीक है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में 90% से ज्यादा वाइस चांसलर और प्रिंसिपल सामान्य वर्ग से आते हैं। ओ, तो यहाँ पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खड़ा होता है। एग्जैक्टली। आलोचकों का तर्क है कि जिस वर्ग पर भेदभाव करने के सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं, उसी वर्ग का व्यक्ति उस भेदभाव की जांच करने वाली कमेटी का हेड कैसे हो सकता है? हाँ, क्या वो निष्पक्ष न्याय दे पाएगा? बिल्कुल। इसे नियमों में एक बहुत बड़ा झोल या लूप होल बताया गया है। तो अगर हम इस पूरे नजरिए को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इस पूरी विरोध को सवर्ण वर्चस्व को बचाने की एक कोशिश के तौर पर देखता है। हाँ, अपर कास्ट डोमिनेंस को। एक सोर्स तो इसे टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है। टेक्नोलॉजी से कैसे? वो कहता है कि जैसे चैट जीपीटी जैसे एआई एल्गोरिदम्स मौजूदा इंटरनेट डेटा पर ट्रेन होते हैं, और चूंकि वो डेटा पहले से ही मुख्य धारा के यानी सवर्ण नैरेटिव की तरफ झुका हुआ है, इसलिए एआई के जवाबों में भी वही पूर्वाग्रह दिखाई देता है। अच्छा, और इसका विरोध उसी पूर्वाग्रह को बनाए रखने की एक कोशिश है। तो अब हम कहाँ पहुंचते हैं? हमारे सामने एक ही नियम की दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से 180 डिग्री उलट व्याख्याएं हैं। एक पक्ष से एक ऐसे कठोर कानून के रूप में देख रहा है जो एक समुदाय को निशाना बनाता है, जिसके दुरुपयोग की पूरी आशंका है और जो वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है। और दूसरा पक्ष इसे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए एक जरूरी डेटा आधारित कदम मान रहा है। और वो इसके विरोध को सामाजिक यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने की एक हताश कोशिश के रूप में देख रहा है। ये सिर्फ यूजीसी के नियमों की बात नहीं है, ये भारत में हर उस कानून की कहानी है जो ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की कोशिश करता है, चाहे वो आरक्षण हो या कोई और कदम। बिल्कुल। दुरुपयोग का डर बनाम न्याय की जरूरत का ये टकराव हमेशा देखने को मिलता है। और इसमें सरकार की दुविधा भी साफ दिखती है, जिसका जिक्र सोर्सेज में है। वो एक तरफ एक बड़े वोट बैंक जिसे 90% बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक प्रभावशाली और मुखर अल्पसंख्यक वर्ग जिसे 10% कहा जा रहा है, उसके बीच फंसी हुई है। बिल्कुल। और एक सोर्स ने तो एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुमान भी लगाया है। उसका कहना है कि इस राजनीतिक सिरदर्द से बचने के लिए ये भी हो सकता है कि सरकार भविष्य में यूजीसी को ही भंग कर दे। यूजीसी को ही भंग कर दे? हाँ, और इसकी जगह एक नया निकाय ले आए। 2018 में ऐसी एक कोशिश हो भी चुकी है, हालांकि वो सफल नहीं हुई। तो आज हमने यूजीसी के इतिहास से लेकर इन नए भेदभाव विरोधी नियमों की एक एक परत को खोला और उनके पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों को गहराई से समझा। ये टकराव सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का है। एक तरफ दुरुपयोग का डर है, तो दूसरी तरफ
ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की जिद। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। एक सोर्स एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन जरूरी सवाल पूछता है। क्या? ये पूरी बहस सवर्ण बचाओ के नारे के आसपास क्यों घूम रही है, जातिवाद हटाओ के आसपास क्यों नहीं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था कैसी दिखेगी जो सिर्फ भेदभाव होने के बाद उसे सजा ना दे, बल्कि कैंपस का माहौल ही ऐसा बनाए कि भेदभाव और पूर्वाग्रह की जड़ें ही पनप ना सकें। ये नियम शायद उस दिशा में एक छोटा कदम है, लेकिन ये बहस हमें उस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।